हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसका टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने साथ जोड़ना। तो किसी भी चीज को तुम अपने साथ जोड़ते हो तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेशन का किस सेंस में यूज किया गया है, जैसे इंडिया था, तो इंडिया उस वक्त बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था। तो इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे और जो नॉर्मल स्टेट्स थे, इन दोनों को आपस में जोड़ के एक इंडिया बनाना था, और उस चीज को पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत होना प्रिंसली स्टेट्स क्या थी और नॉर्मल स्टेट्स क्या थी, ये सब तो वो चीजें अभी मैं इस टॉपिक में इन डेप्थ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था हमारा एक ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया क्यों था? क्योंकि इसे ब्रिटिशर्स राज करते थे। हमारे देश इंडिया पे ब्रिटिशर्स राज करते थे, तो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। ब्रिटिश इंडिया बहुत बड़ा था। इसमें आज के टाइम का बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में दो पार्ट थे। एक पार्ट था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरा पार्ट था प्रिंसली स्टेट। यही प्रिंसली स्टेट्स है जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वो प्रोविंसेस थे जिनको डायरेक्टली रूल किया जाता था। डायरेक्ट रूल किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो अंग्रेज लोग थे वो इंडिया में इन जगहों पे डायरेक्ट रूल करते थे, यानी इन जगह का कोई भी राज्य नहीं था, कोई भी इंडियन राज्य नहीं था। इन जगह पे पूरे जो अंग्रेज है उनका रूल होता था इन जगह पे। ठीक है, तो ये थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। लेकिन एक और टाइप की स्टेट्स इंडिया में उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, और वो थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या थी? ये जो स्टेट्स थी ये इनडायरेक्ट रूल के अंडर थी। इनडायरेक्ट रूल यानी कि इन पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली रूल करते थे ब्रिटिश। इनडायरेक्ट कैसे करते थे? इनडायरेक्ट होता है किसी भी चीज को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना। यानी कि मान लो ये कोई देश, ये मान लो ए देश है। अब ये कोई सी नाम का बंदा है और ये कोई डी नाम का बंदा है। अब जो डी है वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है। लेकिन सी कोई बाहर का भाई पैसों वाला बंदा है, तगड़ा बंदा, और इस ये किसी और देश का मान लो प्रेसिडेंट वगैरह है, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो सी बंदा डी को कहता है कि भाई तू डी जो है तू ए देश पे आराम से राज कर, लेकिन जो मैं कहूँ उसी बेसिस पे राज कर। अगर तू मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो तेरे को मैं उखाड़ फेंकूंगा और खुद आके इधर तेरी गद्दी पे बैठ जाऊंगा और खुद रूल करूंगा। यानी कि जो सी है ये डायरेक्टली रूल नहीं करना चाहता, ये डी से इनडायरेक्टली रूल करवा रहा है और बहुत सारी पावर्स अपने हक में ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सी का इनडायरेक्ट रूल ए पे। तो यहाँ पे सी है ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स पे रूल करते थे इनडायरेक्ट राजाओं की मदद। बहुत सारे राजा लोग थे जो कि अंग्रेजों को पैसा देते थे कि भाई हमें हमारी गद्दी से मत हटाना, हमें हमारी गद्दी से बहुत प्यार है, बस हमारी जितनी भी पावर्स हैं वो तुम अंग्रेजों तुम रख लो, बस हमारा राज्य चलने दो। हमारी गद्दी में जो छोटी मोटी पावर है, हमारी इंटरनल अफेयर्स, वो इंटरनल अफेयर्स हमारे पास छोड़ दो, बाकी सारी तुम्हारी एक्सटर्नल पावर्स जितनी भी है वो सारी तुम ले लो। ठीक है, तो ये था ब्रिटिशर्स इंडिया की कुछ स्टेट्स पे राज करते थे इन राजाओं की मदद से। डायरेक्ट रूल नहीं था, यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल था। ठीक है, और इन स्टेट्स को बोला जाता था प्रिंसली स्टेट। ठीक, तो अभी एक बार वापस एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी गई है वो बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि बहुत सारी लार्ज और स्मॉल स्टेट्स थी इंडिया में, जिनको रूल किया जाता था प्रिंसेस के द्वारा, राजकुमारों या फिर राजाओं के द्वारा। ठीक है, और वो जो राजकुमार थे या फिर राजा वगैरह थे, इनके पास लिमिटेड पावर रहती थी, लिमिटेड पावर। इनके पास जो इंटरनल अफेयर्स थे, इंटरनल अफेयर कि भाई तुम्हारे राज्य में शासन कैसे चल रहा है, थोड़ा बहुत टैक्स जो तुम्हारे राज्य का तुम्हारे पास आता है वो टैक्स कैसे सेट करने हैं, तुम्हारे राज्य में भाई किसी इंसान के साथ कोई गलत काम हो गया तो उस गलत काम को सेटल कैसे करना है। तो ये सब जो चीजें थी, जो इंटरनल पावर्स थी, ये सब चीजें रहती थी इन प्रिंसेस के पास। लेकिन जो एक्सटर्नल पावर्स जैसे कि भाई पड़ोस वाले राज्य के साथ लड़ाई हो गई तो तुम जाके उधर लड़ाई कर रहे हो, तो ये आ जाता है एक्सटर्नल पावर्स में, यानी कि डिफेंस। ठीक है, फिर उसके बाद फॉरेन अफेयर्स कि भाई तुम आस पड़ोस के राजा या फिर किसी बाहर के देश वाले से मिलने जा रहे हो कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर लो, हमारे यहाँ पे ये कर लो वो कर लो। तो ये सब चीजें जितनी भी थी एक्सटर्नल में आती थी, और ये सब चीजें इन राजाओं के पास नहीं थी। ये जो चीजें थी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की, ये चीजें अंग्रेजों ने ले ली थी इनसे, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स बोले कि तुम्हारे को हम ऑटोनॉमी देते हैं। ऑटोनॉमी क्या होती है? आजादी। तो बोले कि हम तुम्हारे को आजादी देते हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनल फील्ड में देते हैं कि भाई तुम अपना छोटा मोटा टैक्स देख लेना लोगों का, फिर अपने छोटा मोटा जो जस्टिस का सिस्टम है वो देख लेना, तुम लोगों को न्याय दिला लेना अपनी मर्जी से, लेकिन जितना भी काम होगा एक्सटर्नल जैसे कि डिफेंस फॉरेन अफेयर्स वगैरह, ये सब हम ब्रिटिशर्स देखेंगे। ठीक है, और फिर ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स वो कुछ ज्यादा दयालु थे और इसीलिए राजा वगैरह को फ्री में रूल करने दे रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज्यादा पावर थी। वो चाहते तो वो डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश कर लेते इधर, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो सोचते थे क्यों बिना बात इतनी झंझट लेना, इंटरनल अफेयर सेटल करोगे तो भाई तुम लोगों के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, फिर उनके हक में बातें करनी पड़ेंगी, तो इसमें बहुत ज्यादा झंझट है,
तुम सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स ले लो जहाँ से मोस्टली पैसा आता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह इनसे, और फिर अपना सारा पैसा निकालो और अपने मौज की जिंदगी लो। ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते थे। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने इन राजाओं को धमकी भी दे रखी थी कि तुम्हें जब तक ही रूल करने देंगे, जब तक तुम हमारी सुप्रीमेसी को मानोगे, जब तक तुम ये कहोगे कि जो अंग्रेज हैं ये महान हैं और ये हमारे देवता हैं वगैरह वगैरह जो भी है, ये हमारे राजा हैं बहुत बड़े अंग्रेज लोग, जब तक तुम हमारी सुप्रीमेसी को मानोगे जभी तक हम तुम्हें रूल करने देंगे। और वो रूल भी सिर्फ इंटरनल होगा, एक्सटर्नल अंग्रेज करेंगे, ठीक है। तो ये बात अंग्रेजों ने रखी थी, सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी थी ब्रिटिशर्स की। इस सुप्रीमेसी के दो नाम थे, एक नाम था पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी क्या होता है? पैरामाउंटसी होता है सुप्रीम पावर, यानी कि तुम ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटसी को एक्सेप्ट करोगे, यानी कि तुम ब्रिटिशर्स को सुप्रीम पावर मानोगे कि भाई ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, ऐसा तुम मानोगे, ठीक है। तो सुप्रीम पावर मानने का कंसेप्ट था। और उसके बाद दूसरा नाम क्या था? वो था सुजेरेनिटी। तो सुजेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब सुजेरेनिटी का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। सुजेरेनिटी का मतलब होता है कोई स्टेट है वो दूसरे स्टेट पे, स्टेट बी पे कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ एक्सटर्नल है, यानी कि जो डिफेंस हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, ये सब फैक्टर स्टेट ए के हाथ में है। और जो बाकी फैक्टर्स हैं इंटरनल, जैसे कि भाई लोगों पे टैक्स कैसे लगाना है, भाई लोगों को जस्टिस कैसे देनी है, लोगों के लिए रूलिंग सिस्टम होना चाहिए कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि नहीं, ये जो इंटरनल पावर्स हैं ये स्टेट बी के पास ही रहेंगी। तो इस सिस्टम को बोलते हैं सुजेरेनिटी, कि जो स्टेट ए है इसकी सुजेरेनिटी है स्टेट बी पे, कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये दो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती थी जब जाके राजाओं को रूल करने दिया जाता था, और वो भी सिर्फ इंटरनली, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन उठाया जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके बारे में हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये 1/3 ऑफ लैंड एरिया को कवर करते थे, यानी कि भारत में जितनी भी जमीन है उसकी 33% जमीन प्रिंसली स्टेट्स में आती थी। और फिर एक और बता रखा है कि भारत की 1/4 पॉपुलेशन वो इन प्रिंसली स्टेट्स में रहती थी, यानी कि हर 4 में से एक नागरिक प्रिंसली स्टेट्स का रहने वाला था। तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई भारत के लिए प्रिंसली स्टेट्स कितने इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि 1/3 या फिर 20% पॉपुलेशन या फिर 33% लैंड तो हमारा प्रिंसली स्टेट्स में ही था। तो अब ये थी इनकी इंपॉर्टेंस। तो अब आ रही है प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम क्या थी कि हम उनके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत आई होगी। तो वो दिक्कत क्या थी कि जब अंग्रेजों ने आजाद किया 1947 में, तो उन्होंने बोला कि जो दो स्टेट्स थे हमारे, एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस तो डायरेक्ट रूल के अंडर में थे, तो बोले कि इन्हें तो हमने आजाद कर दिया और ये इंडिया और पाकिस्तान में बट जाएंगे, ठीक है। जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ेंगे वो पाकिस्तान के हो जाएंगे, जो इंडिया के हिस्से में पड़ेंगे वो इंडिया के हो जाएंगे। लेकिन बोले कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये प्रिंसली स्टेट्स इनडायरेक्ट रूल के थे, यानी कि इन पे राजा रूल करता था, लेकिन हमारे पास एक्सटर्नल पावर्स थी। तो बोले कि हमने अभी एक्सटर्नल पावर्स छोड़ दी हैं और इन एक्सटर्नल पावर्स को अब ये जो राजा था प्रिंसली स्टेट्स का यही एक्सरसाइज कर सकता है, और अभी प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट है। तो अभी स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है तो अभी बताता हूँ। अब तुमने कर दिया प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट, इससे क्या दिक्कत आई? इससे ये दिक्कत है कि ये प्रिंसली स्टेट्स लगभग 565 स्टेट्स थी उस टाइम पे इंडिया में। अब ये 565 की 565 हो गई इंडिपेंडेंट। तो अब इन सब के सामने चॉइस रखी गई कि तुम या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर तुम इंडिपेंडेंट रह सकते हो, इंडिपेंडेंट। तो अब मोस्टली जो राजा वगैरह थे उस टाइम पीरियड पे वो सोचे अभी हम राज शासन चला रहे हैं अपना बढ़िया, हमें टैक्स वगैरह मिल रहा है, हमारी लाखों में इनकम है, तो अगर हमने इंडिया पे ज्वाइन कर लिया या फिर पाकिस्तान में ज्वाइन कर लिया तो ये दोनों कह रही हैं कि हम डेमोक्रेसी बनाएंगे, और डेमोक्रेसी में मेरा जो राज शासन है ये बंद हो जाएगा, मेरे को इतना टैक्स नहीं मिल पाएगा, इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे, लाखों में इनकम नहीं आएगी, मेरे को राजा की गद्दी से नॉर्मल सिटीजन बना दिया जाएगा और डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो वो सोचे कि भाई इंडिपेंडेंट रहने में फायदा है, हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाएंगे, हम कुछ नहीं लाएंगे, हम रखेंगे अपना राजा वाला सिस्टम, बढ़िया टैक्स लेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे। तो 565 लोगों ने ऐसा सोचा, 565 राजाओं ने ऐसा सोचा, और वो सोचे कि अब हम इंडिपेंडेंट रह लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान में क्यों जाएं, कि भाई इंडिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे पास पैसा आता रहेगा, हम राजा बन जाएंगे, ठीक है। वो अपनी गद्दी से प्यार करते थे, और ये डिसीजन वो राजाओं को लेना था। तो इससे एक सीरियस थ्रेट आ सकता था इंडिया की यूनिटी को। अब इंडिया की यूनिटी को इससे क्या थ्रेट आता है ये बताता हूँ भी, ठीक है। तो ये है उस टाइम पीरियड का इंडिया और पाकिस्तान का जो मर्ज मैप था, ब्रिटिश इंडिया का मैप,
वो था 1947 का ये मैप, ठीक है। तो इस मैप में देखो जितना भी जो ब्लू कलर का पार्ट है, ब्लू कलर का पार्ट, ये देखो ब्लू कलर है प्रिंसली स्टेट्स के लिए, और जो येलो कलर है वो है ब्रिटिश इंडिया के लिए। यानी कि जो येलो कलर का पार्ट है ये सारा पार्ट हमारा डायरेक्ट कंट्रोल में था इंडिया वालों के, और इंडिपेंडेंस के बाद ये सारा पार्ट हमें मिल गया था। लेकिन जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये जितना भी पार्ट हो गया ब्लू रंग का, ये ऐसे, तो ये जितना भी पार्ट था ये राजाओं के अंडर में था, राजाओं के अंडर में था। तो कल को मान लो ये सारे राजा बोले कि अब बन जाएंगे इंडिपेंडेंट, तो कल को इन सारों ने बोल दिया इंडिपेंडेंट बन गए, तो भाई ये इंडिया है, तो भाई ये इंडिया है पीला पीला, एक तो ये इंडिया हो गया, फिर उसके बीच में हो गया ये इंडिया, और फिर ये वाला इंडिया का हिस्सा आ गया, फिर उसके बाद ये वाला इंडिया का हिस्सा आ गया। तो इस हिस्से को जोड़े कैसे, इस हिस्से को जोड़े कैसे, इस हिस्से को ज्वाइन कैसे करें। अब अगर बीच वाले ये जितने भी देश हैं, ये बीच में जितने भी देश हैं ये नीले रंग के, अब ये सारे बोल दे कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, ये सारे बोल दे कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, इंडिपेंडेंट, तो हमारा काम कैसे चलेगा इंडिया वालों का, ये सवाल हमारे सामने आया। तो अब इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे ना कैसे इंडिया में मर्ज कराना था, वरना हमारी जो इंडिया था उसकी जो यूनिटी थी वो हैम्पर हो जाती, हमारी इंडिया की यूनिटी हैम्पर हो जाती। क्योंकि भाई कल को मान लो हमने यहाँ से कनेक्शन बिठाया, कल को ये वाला राजा और ये वाला राजा मिलके प्लानिंग बिठाते हैं कि बीच में से इस कनेक्शन को तोड़ देंगे और इंडिया पे कब्जा कर लेंगे एक तरफ, तो इंडिया की यूनिटी हैम्पर हो गई। तो हमें ऐसा कोई सॉल्यूशन ढूंढना था कि जितने भी राजा थे ये इधर जितने भी राजा हैं इन सब राजा को मना के और ये सारा एरिया अपने इंडिया में किया जा सके। और आज अगर आप प्रेजेंट इंडिया का मैप देखोगे तो जितना भी एरिया है वो पूरा इंडिया का है, ये जितना भी एरिया है इस तरफ से ये पूरा इंडिया का है, और बीच में एक भी प्रिंसली स्टेट्स नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो इंडिया के जो लीडर्स थे उस टाइम पीरियड में फ्रीडम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा रोल था इसमें। तो ये जो लीडर्स थे इन्होंने हर एक प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे, हर एक प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे इनके पास गए और बोला कि भाई इससे इंडिया की जो डेवलपमेंट है, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, यूनिटी है, ये बहुत हद तक हैम्पर हो जाएगी, इसलिए आप हमारे इंडिया में ज्वाइन करो। और फिर उनको प्यार से भी मनवाया, कुछ को धमकाया भी। तो इन सब चीजों से, इन सब टेक्निक से इंडिया को यूनिफाई कर दिया, इंडिया को यूनाइट कर दिया इंडिपेंडेंस के लीडर्स के द्वारा, ठीक है। तो कैसे किया और क्या क्या दिक्कतें आई वो इस टॉपिक में जानेंगे। तो उसके बाद रखा है जो प्रॉब्लम थी, जो हमने अभी अंदाजा लगाया था कि जो 565 स्टेट्स थी, इन 565 स्टेट्स में अलग अलग राजा रूल करते थे। तो जैसे अंग्रेजों ने कहा कि या तो तुम इंडिया को ज्वाइन कर लो, या फिर तुम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर तुम आजाद रह लो, इंडिपेंडेंट रह लो। तो इन तीनों में से हमने सोचा था कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग आजाद रहने की सोचेंगे, क्योंकि इन्हें डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, इन्हें अपनी गद्दी पसंद है, ठीक है। और यही चीज सामने आई, और बहुत सारे जो राजा थे वो इंडिया को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, ना ही वो पाकिस्तान को कर रहे थे, वो आजाद रहने की बोल रहे थे, ठीक है। इनमें कौन कौन से राजा थे? तो सबसे पहले जो राजा थे जो कि इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित करते हैं वो थे त्रावणकोर के राजा। त्रावणकोर आज के टाइम पीरियड पे जो केरला का पार्ट है उस टाइम पीरियड पे वहां पे एक राज शासन चलता था, एक राजा का त्रावणकोर किंगडम बोला जाता था उसे। तो त्रावणकोर का जो एरिया था, त्रावणकोर का जो प्रिंसली स्टेट था, उसका जो राजा था, उसका जो रूलर था, उसने अनाउंस कर दिया कि भाई हम आजाद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी हम देख जो दूसरा बंदा था हैदराबाद का जो रूलर था जिसे निजाम बोलते थे, उसने भी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी कि भाई वो भी आजाद रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा बंदा था जिसका नाम था भोपाल, जो था भोपाल से। तो भोपाल का एक नवाब था और वो नवाब भी बोला कि भाई हम आजाद रहेंगे। और उसने क्या करा, इस नवाब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस वक्त पे बनाई गई थी 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और 1947 में इंडिया जब आजाद हो गया तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने देखा कि भाई हमारा जो संविधान है वो तो बन के तैयार नहीं हुआ है, वो तो बन के तैयार हो गया था 1949 में, तो इस बीच में संविधान बन के तैयार नहीं हुआ है, तो अगर तुम इलेक्शन कराओगे तो वो बिना संविधान के हो नहीं सकते। तो इसीलिए इन्होंने फैसला करा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, हम ही इस देश पे रूल करेंगे जब तक पहले इलेक्शन नहीं हो जाते। पहले इलेक्शन हुए थे 1951 में। तो 1951 से पहले जो गवर्नमेंट थी उसे बोला जाता था इंटीरिम गवर्नमेंट, याद रख लेना ये टर्म्स, इंटीरिम गवर्नमेंट। और ये जो इंटीरिम गवर्नमेंट होती थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही रूप होती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे वो इंटीरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे, ठीक है। तो नवाब का जो भोपाल था वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था, लेकिन उसने जैसे ही 1947 आए और अंग्रेजों ने बोला तुम आजाद हो, उसने बोला कि अब से मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाऊं, मैं आजाद हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। तो ये बात उसने कह दी। तो उससे ये तीन प्रिंसली स्टेट्स के नाम पता चल गए थे, त्रावणकोर, हैदराबाद और भोपाल, जो कि अपने आप को आजाद बता रहे थे, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो जो हमारे इंडिपेंडेंस के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सब आ गए परेशानी में। उनको ये हो गया कि भाई अगर इनको इंडिपेंडेंस मिल गई तो इंडिया की यूनिटी हैम्पर हो जाएगी। अभी मैंने इसी वीडियो में पहले बताया कि कैसे जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे ये इंडिया के मैप के बीचों बीच आ रहे थे, तो अगर इनमें से कोई भी आजाद हो जाता, इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट हो जाता तो इंडिया की यूनिटी हैम्पर हो जाती।
तो इसके लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो टेंशन में आ गए, और उनके लिए एक तो टेंशन ये थी कि इंडिया की यूनिटी हैम्पर हो रही थी। दूसरी टेंशन क्या थी? दूसरी टेंशन ये थी कि ये जो राजा लोग थे, ये प्रिंसली स्टेट्स में जो राजा लोग थे, ये डेमोक्रेसी में नहीं मानते थे। तो डेमोक्रेसी में नहीं मानते थे तो एक तो इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनका मानना था कि भाई डेमोक्रेसी को हमें बढ़ाना है, तो वो उनका एक जो सपना है वो टूट जाएगा कि वो डेमोक्रेसी नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरा क्या था, ये डेमोक्रेसी में नहीं मानते तो राइट्स में भी नहीं मानते। ये ऐसे नहीं मानते कि भाई सबको राइट टू इक्वालिटी है, सब बराबर है, या फिर सबको राइट टू फ्रीडम है, सबको बोलने का हक है। राजा क्या बोलेगा कि भाई मेरे खिलाफ जो बोल रहे हो उसे मरवा दो, कोई राइट टू फ्रीडम, कोई राइट टू इक्वालिटी, कोई राइट टू लाइफ नहीं है, राजा की चलेगी। तो ये जो राजा था ये प्रिंसली स्टेट्स में डेमोक्रेसी भी नहीं चलने देता और राइट्स भी नहीं चलने देता। लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के मन में क्या थी कि भाई डेमोक्रेसी भी चलनी चाहिए, राइट्स भी चलनी चाहिए। तो उनका एक मकसद बन गया इंडिपेंडेंस के बाद कि भाई हमें ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितनी भी प्रिंसली स्टेट, इन्हें जल्द से जल्द खत्म करना है। कैसे भी खत्म करो, बस इन्हें खत्म करना है ताकि डेमोक्रेसी को बचा सके, ताकि देश को यूनाइट रख सके, ठीक है। उसके बाद सरदार पटेल जो थे उनका एक लेटर है प्रिंसली स्टेट्स को 1947 का लेटर है, वो लेटर दे रखा है। अब ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सरदार पटेल ने बता रखा है कि वी आर एट अ मोमेंटस स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें एक मोमेंटस स्टेज पे हम, ये स्टेज जो है वो बहुत सालों तक याद किया जाएगा, तो हम बहुत ही जरूरी फेज में है, ठीक है, इंडिया के हिस्ट्री में। तो ये बात सरदार पटेल ने पहली लाइन में बोला। फिर उसके बाद बताया गया कि बाय कॉमन एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है परिश्रम, यानी कि तुम्हारी मेहनत, जो हार्डवर्क वगैरह है वो सब। तो बोला कि बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू न्यू ग्रेटनेस, हम जो हमारी कंट्री है इंडिया, हम एक साथ मेहनत करके, परिश्रम करके इसको न्यू ग्रेटनेस तक पहुंचा सकते हैं, हम इसको बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जो लैक ऑफ यूनिटी, अगर हम यूनाइट नहीं रहे तो हमारे ऊपर बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज आ जाएंगी। तो बोले कि तुम प्रिंसली स्टेट्स वालों आज इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो, आज आजादी की बात कर रहे हो, अगर हम यूनाइट नहीं रहे, तुम आज हमसे अलग होके अपना अलग देश बनाना चाहते, अगर हम यूनाइट नहीं हुए तो हमारे ऊपर फ्यूचर में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज आ जाएंगी। ये सरदार पटेल ने बात। उसके बाद बोला कि आई होप द इंडियन स्टेट्स विल रियलाइज फुली दैट इफ वी डू नॉट कोऑपरेट, कि अगर हम एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे और एक साथ काम नहीं करेंगे और जनरल इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, जो हमारी पब्लिक है उसके इंटरेस्ट में अगर हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तो एनार्की और काओस विल ओवरवेलम अस ऑल, ग्रेट एंड स्मॉल, लीड अस टू टोटल रूइन। तो इससे सरदार पटेल का कहने का मतलब है कि मैं सारी इंडियन स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो उस टाइम पीरियड पे जो इंडियन स्टेट्स थी उसी में मानी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार पटेल का मतलब इंडियन स्टेट से प्रिंसली स्टेट्स का है, ठीक है। वहाँ पे वो इंडियन स्टेट्स से प्रिंसली स्टेट्स को कहना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो इस चीज को मान लें, वो इस चीज को रियलाइज कर लें कि जब तक हम आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, और वर्क नहीं करेंगे जनरल इंटरेस्ट में, वो काम जिससे सबका भला हो, उस काम को हम नहीं करेंगे कोऑपरेशन से, तो एनार्की और काओस, जो लड़ाई दंगे हैं, ये सब हमको फॉलो करेंगे और हमारा जो देश है वो लड़ाइयों में ही डूबा रहेगा, जो राइट्स वगैरह हैं इन राइट्स वगैरह में ही डूबा रहेगा, और हमारे देश को राइट्स वगैरह लेके डूब जाएंगे, भले ही हमारे जो नेशन का जो साइज है वो बड़ा हो या छोटा हो। कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये बहुत सारी थी, कोई बड़ी थी कोई छोटी छोटी थी। तो बोले कि भले ही तुम्हारा साइज छोटा हो तुम्हें भी ले डूबेगा, जो भले ही तुम्हारा साइज बड़ा हो तुम्हें भी ले डूबेगा। तो गवर्नमेंट किसी का नहीं करना, कोऑपरेट करके काम करना है जनरल इंटरेस्ट में। ये बात सरदार पटेल ने कही प्रिंसली स्टेट्स को 1947 के लेटर में, ताकि वो प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट कर सके इंडिया के साथ, ठीक है। तो अब उनका क्या रोल था वो इस वीडियो में आगे जानते हैं, ठीक है। तो अभी टॉपिक स्टार्ट होता है गवर्नमेंट अप्रोच नाम की हेडिंग के साथ, गवर्नमेंट अप्रोच। तो अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम आई थी हमारे आगे, तो इसमें गवर्नमेंट जो थी इंडिया की गवर्नमेंट, उसकी क्या अप्रोच। तो सबसे पहले बताया गया है उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसे बोला जाता था इंटरिम गवर्नमेंट। ये आपको मैं इसी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। जो 1951 थे उसमें इलेक्शन हुए थे पहले, और 1947 में हम आजाद हुए थे। तो इस बीच में जिस सरकार ने हमें रूल करा था, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे भी कोई चाहिए रहेगा भाई, 3-4 साल का बढ़िया गैप है, तो इस टाइम पीरियड पे कौन रूल करेगा। तो इस टाइम पीरियड पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कि संविधान सभा थी, जिसने हमारा संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसी सभा ने 4 साल तक हमें रूल करा इस टाइम पीरियड पे। तो उसे बोला जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रोल था, अच्छा खासा रोल था क्या करने में, इंडिया को यूनाइट करने में। इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट्स थी अलग अलग बिखर गई थी, उन्हें यूनाइट करने में, ठीक है। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ये बिल्कुल ही अगेंस्ट थी, किस चीज के अगेंस्ट थी, कि जो इंडिया है ये डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे पार्टीज में, डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे पार्ट में, कि भाई ये जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं
ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कहना चाहते हैं और इंडिया से अलग होना चाहते हैं। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी बिल्कुल इस चीज के खिलाफ थी। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग थी वो इस चीज को फेवर कर रही थी कि भाई सपोर्ट कर रही थी कि अगर प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है तो हो जाओ भाई, क्या दिक्कत है इसमें, किसको क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा मुस्लिम लीग बोलती थी। अब ऐसा मुस्लिम लीग क्यों बोलती थी? क्योंकि मुस्लिम लीग थी पाकिस्तान की और वो चाहती थी कि इंडिया बर्बाद हो जाए। तो अगर इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स रहेंगी बीचों बीच जो कि आजाद हो जाएंगी तो इंडिया की यूनिटी हैम्पर होगी और इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। तो ये बात सोच के जो मुस्लिम लीग थी वो जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनकी डिमांड को पूरी तरीके से मान रही थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग थी पाकिस्तान की, इंडिया वालों तो इनका क्या ही बस चले, 1947 में बंटवारा हो गया, ये अपने घर हम अपने घर, तो ये बात हो गई। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रही थी और इसका मानना था कि भाई हमें यूनिटी से रहना चाहिए, अलग अलग देश नहीं बनने चाहिए। तो इन इंटरिम गवर्नमेंट में उस टाइम पीरियड पे डेप्यूटी पीएम क्या होता है, जो पीएम के बाद सेकंड पोस्ट होती है कि बाय चांस भाई पीएम को कोई हार्ट अटैक वगैरह आ गया या फिर कोई दिक्कत हो गई, पीएम को कोई काम से बाहर जाना पड़ गया, तो भाई बाकी सारा काम कौन संभालेगा पीएम की पोस्ट का, तो वो होता है डेप्यूटी पीएम, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे डेप्यूटी पीएम और होम मिनिस्टर की जो नौकरी थी वो किसकी थी, होम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी वो किसकी थी, वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की नौकरी थी उस टाइम पीरियड पे किस पोस्ट पे, डेप्यूटी पीएम या फिर होम मिनिस्टर की पोस्ट पे, ठीक है। तो सरदार पटेल ने, भाई होम मिनिस्टर का काम क्या होता है, होम मिनिस्टर का काम होता है जो तुम्हारा होम है यानी कि जो तुम्हारा इंडिया है उसमें यूनिटी बना के रखें। तो अब यूनिटी का जो काम था वो इंश्योर करने की जिम्मेदारी आ गई सरदार पटेल के ऊपर और सरदार पटेल ने इस काम को बखूबी निभाया। उन्होंने एक हिस्टोरिक रोल प्ले किया, किस चीज में, हिस्टोरिक रोल प्ले करा इन प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने में इंडिया के साथ। उन्होंने इनके साथ नेगोशिएशंस की, नेगोशिएशंस यानी कि वार्तालाप, बातचीत जो भी थी, उनके जो रूलर्स थे राजा वगैरह उनके साथ, ताकि वो इंडिया में आ जाएं और उनको डिप्लोमेटिकली इंडिया में ज्वाइन किया गया। डिप्लोमेटिकली क्या होती है भाई, पॉलिटिकली किसी भी इंसान को अपनी बातों में मनवाना कि भाई तुम किसी बंदे के पास गए और उससे अपना काम निकलवा लिया, ये होती है डिप्लोमेटिक स्किल्स पॉलिटिकली, ठीक है। तो वैसे ही सरदार पटेल भी इन प्रिंसली स्टेट्स वालों के पास गए और उनसे अपना काम बनवा लिया, उन्हें इंडिया में ज्वाइन करवा लिया, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं डिप्लोमेटिक स्किल्स, जो कि सरदार पटेल में कूट के भरी थी। उनमें परसुएशन की स्किल्स बहुत ज्यादा थी। परसुएशन क्या होती है भाई, किसी भी इंसान को अपनी बातों में मनवा लेना कि भाई तुम उसके पास गए कि इंडिया ज्वाइन कर लो, प्लीज ज्वाइन कर लो, फिर उसके पास आगे फैक्ट्स रखे उसको और घुमाया फिराया और फिर उसने बोला ठीक है भाई मैं इंडिया ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ऐसे ही परसुएशन की स्किल्स थी वो सरदार पटेल के पास भर के थी और उन्होंने ऐसे ही इंडिया की यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई उनका रोल कितना ज्यादा था कि जो आज के टाइम का ओडिशा है भाई नॉर्मल सी स्टेट है, ऐसे नहीं कि भाई बहुत बड़ी यूपी या फिर महाराष्ट्र की तरह, नॉर्मल सी स्टेट है। और इसके अंदर उस जमाने में कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, 26 प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि एक ओडिशा जैसा जो स्टेट था वो 26 स्टेट्स में बटा हुआ था और ये सारी स्टेट्स कह रही थी कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे और इन सबको सरदार पटेल ने ज्वाइन करवा लिया। उसके बाद गुजरात जो है आज के टाइम का, उस गुजरात में एक सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र। तो इस सौराष्ट्र रीजन में मतलब पूरी गुजरात स्टेट में नहीं बोल रहे, गुजरात स्टेट का सिर्फ एक रीजन है सौराष्ट्र। उस सौराष्ट्र रीजन में 14 स्टेट्स थी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स, ये थी बिग स्टेट्स, और 119 थी स्मॉल। यानी कि तुम समझ सकते हो गुजरात जैसी जो छोटी सी स्टेट है उसमें भी लगभग 120 से ऊपर राज्य थे प्रिंसली स्टेट्स और ये सब भी कह रहे थे कि हम आजाद बनेंगे। तो सरदार पटेल ने 120 के पास गए, उन्हें समझाया, उनसे डिप्लोमेटिकली बात की, उनको परसुएड करा और तब जाके आज इंडिया इतना यूनिफाइड बना। तो आप इससे सरदार पटेल का रोल समझ सकते हो। उसके बाद बता रखा है गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, गवर्नमेंट अप्रोच की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसकी अप्रोच क्या थी कि भाई वो किस तरीके से उनको परसुएड कर रही थी या फिर क्यों परसुएड कर रही थी, ये सब कारण थे वो आते थे गवर्नमेंट अप्रोच के अंदर। तो गवर्नमेंट अप्रोच को गाइड किया गया था 3 कंसीडरेशंस के द्वारा, यानी 3 चीजें ऐसी थी जो ध्यान देने योग्य थी और उन 3 चीजों ने गवर्नमेंट की अप्रोच जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे उनके टुवर्ड्स उसे गाइड किया, ठीक है। तो वो 3 कंसीडरेशन अभी बता रखी हैं। पहली कंसीडरेशन क्या थी, पहली कंसीडरेशन ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके जितने भी पीपल थे, उनकी जो जनता थी वो इंडिया ज्वाइन करना चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट या फिर आजाद नहीं होना चाहती थी। उन्हें पता था कि भाई ये राजा है, ये आजाद अगर बन गया तो ये पूरी जिंदगी हम पे रूल करेगा और बढ़िया टैक्स कमाएगा हमसे और हमें कोई राइट्स वगैरह भी नहीं देगा, बल्कि अगर हम इंडिया में जाएंगे तो हम डेमोक्रेसी में रहेंगे, हमारे पास अधिकार होंगे सारे तरीके से। तो ये बात जनता सोचती थी उधर की। तो इसने इंडिया की जो अप्रोच थी गवर्नमेंट अप्रोच
उसको थोड़ा बढ़ाया कि भाई उधर की जनता चाहती है तो हम उधर जाके बातें करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड कंसीडरेशन ये थी कि जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, वो फ्लेक्सिबल भी थी। वो बोली कि भाई तुम अगर हमें, कि भाई जो प्रिंसली स्टेट है, कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया तुम्हारे जो राजपाट है उसे एकदम से खोस लेगा वगैरह वगैरह, ऐसा मत समझो। अगर तुम्हें ऑटोनॉमी चाहिए, अगर तुम्हें भाई ऑटोनॉमी चाहिए थोड़ी सी, जैसे तुम ब्रिटिशर्स के अंडर रहते थे, सारी जो एक्सटर्नल पावर्स थी वो सारी एक्सटर्नल पावर्स ब्रिटिशर्स के पास थी, और जितनी भी इंटरनल पावर थी जो कि तुम्हारा राजपाट शासन वगैरह है वो तुम्हारे राजा के पास। तो हम ये भी मानने को तैयार हैं भाई राजा जी अब तुम अपनी गद्दी रख लो, लेकिन एक्सटर्नल पावर्स ब्रिटिशर्स तो अब हट गए, हमें इंडिया वालों को दे दो। तो ये बात मानने को भी जो इंडिया के लीडर्स थे वो तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो राजा है शुरुआत में अपनी गद्दी नहीं छोड़ेगा एकदम से। उसे पता था कि भाई थोड़े टाइम तक इसे लालच देंगे कि भाई तेरी गद्दी अभी तेरे पास ही है, बस तू बाहर बाहर के एक्सटर्नल पावर्स दे दे, फिर उसके बाद 10-20 साल गुजर जाने दो, इसकी गद्दी भी खोस लेंगे। तो ये बात इंडिया वालों ने सोच रखी थी, शुरुआत में वो फ्लेक्सिबल रहने का वादा करते थे, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंसीडरेशन इंडिया वालों की क्या थी, तीसरी कंसीडरेशन थी कि जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो पार्टीशन जब हो गया था 1947 में, जो पाकिस्तान था वो भाई कश्मीर पर अटैक करने लग गया कि भाई कश्मीर हमारा एरिया है। फिर जूनागढ़ में भी वो कहने लग गया कि हमारा एरिया है क्योंकि इसमें मुस्लिम रूलर है, ये सब बातें करने लग गया। तो जो पाकिस्तान था वो टेरिटरी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा जमीन मैं ले लूं ताकि मेरा जो रुतबा है वो थोड़ा सा बढ़ जाए इंडिया के कंपैरिजन में। तो अभी पाकिस्तान ऐसे कर रहा है तो इंडिया भी ऐसे करेगा। तो इंडिया को भी ये हो गया कि भाई अगर पाकिस्तान को ज्यादा जमीन मिल गई तो उसका फायदा हो जाएगा, तो हम भी ज्यादा जमीन के लिए वो करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इस वजह से जो पार्टीशन था उसके बैकड्रॉप में एक कंटेस्ट हो जाता है डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी पे, डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि टेरिटरी को डिमार्केट करने के लिए कि भाई ये जमीन मेरे है, ये जमीन इंडिया की है, ये जमीन पाकिस्तान की है। इन सब के पीछे जो लड़ाइयाँ थी वो स्टार्ट हो चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसे टाइम पे अगर तुम प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ देते हो कि भाई प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, तो तुम्हारी हार हो गई क्योंकि तुम्हें ज्यादा ज्यादा जमीन लेनी है। तो प्रिंसली स्टेट्स को परसुएड करना और फिर उनकी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिलाना ताकि तुम्हारी टेरिटरी पाकिस्तान कंपैरिजन में ज्यादा लगे, ये चीज भी स्टार्ट हो गई थी इंडिपेंडेंट होते ही, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देती थी प्रिंसली स्टेट्स पे। पहली चीजें क्या थी, जो पीपल थे प्रिंसली स्टेट्स के वो इंडिया में आना चाहते थे। दूसरी चीज क्या थी, जो गवर्नमेंट थी वो फ्लेक्सिबल थी, भाई राज्य को तुम ऑटोनॉमी दे देंगे हम थोड़ी सी, बस तुम हमारे इंडिया को ज्वाइन कर जा। तीसरी चीज क्या थी कि पार्टीशन की वजह से टेरिटरी में जो डिमार्केशन थी वो बढ़ गई थी और लड़ाई वगैरह बढ़ गई थी, जिस वजह से प्रिंसली स्टेट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि हमें अपना रुतबा बनाना था पाकिस्तान के आगे ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी आ। तो इन सब कंसीडरेशंस के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी अप्रोच स्टार्ट हुई और गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स का जो मर्जर का काम था वो स्टार्ट करा इंडिया के साथ। तो ये बता रखा है कि 15 अगस्त 1947 आने से पहले ही इंडियन जो गवर्नमेंट के लीडर्स थे जैसे कि सरदार पटेल वगैरह, ये सब हर जगह जा जाके प्रिंसली स्टेट्स के पास जा जाके उनको मनवाने लग गए थे। और मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे कि मान लो 565 थी, तो मान लो 500 से ऊपर बहुत ज्यादा स्टेट्स ने हाँ भर दी थी कि हम इंडिया में ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो पीसफुल नेगोशिएशंस हुई बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारी स्टेट्स के साथ, प्रिंसली स्टेट्स के साथ, और वो इंडिया में ज्वाइन करने को मान गए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि नहीं मान रहे थे। उनमें कौन कौन से आते थे, वो आते थे जूनागढ़। जूनागढ़ की क्या दिक्कत थी, जूनागढ़ की जो पब्लिक थी वो थी हिंदू, लेकिन जूनागढ़ का जो राजा वो था मुस्लिम। तो पब्लिक बोलती थी हम इंडिया में जाना है और राजा कह रहा था कि भाई राजा की चलेगी क्योंकि पब्लिक की तो क्या ही वैल्यू थी ऐसे राजतंत्र में, ठीक है। तो मुस्लिम ये बोलता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। तो एक तो जूनागढ़ में दिक्कत आ रही थी हमें इंडिया में ज्वाइन कराने में, और फिर उसके बाद आती थी हैदराबाद में दिक्कत, फिर उसके बाद थी जम्मू एंड कश्मीर में दिक्कत, और तीसरी दिक्कत थी मणिपुर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में तो ये था कि जो जनता थी वो मुस्लिम थी, मुस्लिम जनता और हिंदू राजा। तो अब हिंदू राजा तो सोचेगा कि भाई मेरी जो राजगद्दी है वो बची रहे, तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। और जो मुस्लिम्स थे ये भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। कश्मीर में एक अलग केस था, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन हालातों की वजह से इंडिया में इसे ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। हैदराबाद था, हैदराबाद में क्या दिक्कत थी, हैदराबाद का जो राजा था, राजा निजाम बोलते थे इसे, ठीक है। तो हैदराबाद का जो निजाम था वो था मुस्लिम। तो ये निजाम जो मुस्लिम था ये ज्वाइन करना चाहता था पाकिस्तान को। लेकिन अब क्योंकि जो हैदराबाद है वो पाकिस्तान से बहुत दूर है, एक बार मैप पे दिखाता हूँ आपको। जैसे मैप देखो, ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने अभी रेड मार्कर से सर्कल करा है, ये एरिया है हैदराबाद। तो अब देखो ये है हमारा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, और ये है हैदराबाद, ये नीला रंग का। तो अब इनके बीच में कैसे लिंक बिठाओगे तुम, ये जो लिंक बिठाना था एक तो ये मुश्किल थी। उसके बाद ऊपर से क्या दिक्कत थी भाई, चारों तरफ जो एरिया है, चारों तरफ ये जो एरिया है ये इंडिया का एरिया है, तो बीचों बीच कोई आजाद देश कैसे रह सकता है, एक क्वेश्चन ये था। उधर का जो निजाम था उसके आगे, तो उधर के निजाम ने बहुत सारी प्लानिंग भी की थी। उधर के निजाम ने क्या करा, उसने एक दिन सोचा कि भाई
ये मेरा देश है, ये जो हैदराबाद का एरिया ये, तो मैं इधर से इतनी जमीन खरीद लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे पोर्ट एक्सेस रहे और हमारी जो फैसिलिटी है वो आराम से वर्क करे और मैं एक इंडिपेंडेंट देश बन जाऊँ। लेकिन फिर उसके बाद इंडिया ने भाई हैदराबाद वाले राजा को जेल में डाला और फिर ये हैदराबाद वाली जमीन ले ली। कैसे ली वो अभी इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उस टाइम पीरियड पे जो मर्जर था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंडिया में ज्वाइन करती थी, वो कैसे करती थी। तो इंडिया में ज्वाइन करने के दो तरीके होते थे। एक था मर्जर एग्रीमेंट, ये समझ लो एक बार, उसके बाद ये पूरी स्टोरी आराम से समझ आ जाएगी। एक था मर्जर एग्रीमेंट, एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो मर्जर एग्रीमेंट में क्या होता था, कोई भी प्रिंसली स्टेट है उसमें कोई भी राजा है और वो राजा जो भी होगा उसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा और वहां पे डेमोक्रेसी लागू कर दी जाएगी। और ये जो पूरा एरिया है उसकी जितनी भी पावर है, इंटरनल पावर जैसे कि भाई राज शासन वगैरह ये सब भी इंडिया के हाथों में चला जाएगा, और एक्सटर्नल पावर जो कि डिफेंस वगैरह था ये सब भी इंडिया के हाथों में चला जाएगा। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका जो राजा है उसे नहीं हटाया जाएगा, उसे रखा जाएगा, ठीक है। और जो डेमोक्रेसी है वो राजा की मर्जी है, रखे ना रखे वो उसकी मर्जी, ठीक है। लेकिन क्या था, जो एक्सटर्नल पावर्स थी वो तो इंडिया की थी, जो एक्सटर्नल पावर्स थी जो कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह। लेकिन जो इंटरनल पावर्स थी जैसे कि टैक्स, जस्टिस सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, ये जितना भी सिस्टम था ये सब रहता था राजा के पास। यानी कि राजा को इसमें ऑटोनोमी रहती थी, राजा को आजादी रहती थी एक हद तक। यानी कि जो इंडिया है वो उस देश का या फिर वो उस प्रिंसली स्टेट का सिर्फ बाहर का एरिया कंट्रोल कर सकता है, अंदर का जो भी एरिया वो राजा को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो मर्जर एग्रीमेंट था उसमें राजा को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाता था और डेमोक्रेसी लागू हो जाती थी, दोनों चीजों को इंडिया कंट्रोल करता था। तो देखा जाए तो मर्जर एग्रीमेंट ज्यादा सही है इंडिया की यूनिटी के हिसाब से, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कम सही है, ठीक है। अब पढ़ेंगे इनका यूज। तो सबसे पहले मैंने बताया था जूनागढ़ नाम की एक जगह थी जिसने मानने से मना कर दिया था। उसके बाद थी हैदराबाद के बाद था जम्मू एंड कश्मीर के बाद था मणिपुर। तो सबसे पहले बता रखा है जो जम्मू एंड कश्मीर था उसे हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर में, जो इस बुक का 8th चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। फिर रीजनल एस्पिरेशन उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, रीजनल एस्पिरेशन। तो रीजनल एस्पिरेशंस नाम से जो चैप्टर है उसमें जम्मू एंड कश्मीर को कैसे इंडिया में ज्वाइन किया गया और कैसे क्या चीजें हुई वो पढ़ी जाएंगी, लेकिन इस चैप्टर में नहीं पढ़ी जाएंगी, ठीक है। जो जूनागढ़ उसके बारे में छोटा सा ऊपर से बता रखा है कि भाई जूनागढ़ की जो पब्लिक थी वो हिंदू थी मोस्टली, और जो राजा था वो मुस्लिम किंग। तो इसके बाद जो इंडिया था वो बोला कि भाई ऐसे नहीं है कि राजा मनमानी कर रहा है, पब्लिक की बात नहीं चलने दे रहा, तो हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। प्लेबिसाइट होता है जनमत, यानी कि जितने भी लोग हैं, जो उधर की जनता है उसका क्या मत है, उसकी क्या वोटिंग है। तो इसमें सामने आया कि जो 100% लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इंडिया को ज्वाइन करें। कोई भी ऐसा नहीं कह रहा था कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो इसीलिए जूनागढ़ को इंडिया में ज्वाइन कर लिया जाता है। तो जूनागढ़ की हिस्ट्री तो यही खत्म हो गई। उसके बाद अब मेन आते हैं दो, हैदराबाद और मणिपुर। तो हैदराबाद और मणिपुर के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद बताया गया है जो प्रिंसली स्टेट्स थे जितने भी इंडिया में उस टाइम पीरियड में, उनमें से सबसे लार्जेस्ट था हैदराबाद। सबसे लार्जेस्ट जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो थी हैदराबाद। और ये जो हैदराबाद था एक कंप्लीटली सराउंडेड था इंडिया के द्वारा। मैंने अभी मैप में दिखाया था कि भाई हैदराबाद बीचों बीच में पड़ गया, चारों तरफ इंडिया की जो टेरिटरी है वो है, तो बीचों बीच था हैदराबाद। फिर उसके बाद बता रखा है कि जो हैदराबाद की जो स्टेट थी, एक बार जो बुक है तुम्हारी पॉलिटिकल साइंस की उसमें जो मैप दे रखा है हैदराबाद का, प्रिंसली स्टेट्स का, उसमें देखना हैदराबाद। तो उसमें बता रखा है कि जो हैदराबाद था उसमें महाराष्ट्र जो आज की स्टेट है महाराष्ट्र उसका बहुत सारा एरिया आता था, कर्नाटका का भी बहुत सारा एरिया आता था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन सब का थोड़ा थोड़ा सा एरिया आता था हैदराबाद की स्टेट में, ठीक है। तेलंगाना का सबसे ज्यादा एरिया आता था। फिर उसके बाद बताया गया कि जो हैदराबाद था इसका जो रूलर था, इसका जो राजा था उसका नाम था निजाम, और ये मुस्लिम राजा था। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो निजाम जो है उस टाइम पीरियड का जो वर्ल्ड था उस जमाने का 1947 का, उस जमाने में वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था, पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से एक था। इसकी अमीरियत के पीछे कारण क्या था कि भाई इसके जो हैदराबाद जो एरिया है इधर डायमंड की खान थी बहुत सारी, जितने भी डायमंड्स निकलते थे वो डायरेक्टली राजा की जेब में जाते थे और राजा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था, अमीरों में से एक, ठीक है। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो निजाम था वर्ल्ड रिचेस्ट मैन था, और निजाम क्या चाहता था, ये रूलर था, क्या चाहता था, ये चाहता था कि इंडिपेंडेंट हैदराबाद बने। अब ये इंडिपेंडेंट क्यों चाहता था, क्योंकि भाई ये सब राजा जितने भी थे इनको सबको अपनी गद्दी से प्यार था, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं चाहता था, इसीलिए इंडिपेंडेंट हैदराबाद चाहता था।
तो अब इंडिया वाले इसके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो इंडिया वालों को भी ये बात माननी पड़ी और जो निजाम था उसने इंडिया के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था मैं तुम्हें बताना भूल गया, वापस बताता हूँ। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया हैदराबाद ने इंडिया के साथ नवंबर 1947 में, और ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है ये हमेशा 1 साल के लिए साइन किया जाता था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में क्या होता है कि भाई आज तुम्हारा देश इंडिया है, मतलब ब्रिटिश इंडिया था, और ब्रिटिश इंडिया में हैदराबाद आता था, तो जितना भी जो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, जितनी भी फैसिलिटी थी वो हैदराबाद में आराम से ब्रिटिश इंडिया के थ्रू पहुंच रही थी। लेकिन अब इंडिया अलग देश बन गया और हैदराबाद अलग बनना चाहता है, तो अब ऐसा ना हो कि भाई सारा ट्रेड रुक जाए, सारा ट्रांसपोर्ट रुक जाए, सारा जो फूड जो अंदर बाहर जा रहा था वो रुक जाए और लोगों की डेथ हो जाए फेमाइन वगैरह की जैसे, तो ऐसा ना हो। तो हैदराबाद के जो रूलर थे उसने बोला कि हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, इस एग्रीमेंट की वजह से तुम जो इंडिया वाले हो तुम ट्रेड मत रोकना, ट्रांसपोर्ट मत रोकना, फूड मत रोकना, हम सब कुछ आने देंगे, बॉर्डर बिल्कुल ओपन रहेंगी, जो जितनी भी बॉर्डर हैं वो सारी ओपन रहेंगी और ट्रेड बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमें 1 साल का टाइम दिया जाए, उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई इंडिया जो है उसमें हमें ज्वाइन करना है या फिर पाकिस्तान में ज्वाइन करना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। यानी कि स्टैंड स्टिल, इसका नाम ही देख सकते हो, स्टैंड स्टिल, एक जगह डटे रहना, यानी कि कोई भी प्रोग्रेस ना करना, यानी कि कोई भी फैसला ना लेना कि तुम इंडिया पाकिस्तान में जाते हो या फिर इंडिपेंडेंस रहना चाहते हो, ये फैसला ना ले। तो निजाम ने ये फैसला लिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का और इंडिया को ये मानना पड़ा। लेकिन उसके बाद एक चीज होती है जिसकी वजह से इंडिया को मौका मिल जाता है निजाम को हटाने का, पीपल वर्सेस निजाम, यानी कि जो निजाम था उसके खिलाफ लोगों ने लड़ाई कर दी। जो हैदराबाद जो स्टेट थी, हैदराबाद उस स्टेट में बहुत हद तक दंगे होने लग गए थे। किस वजह से? वो मूवमेंट चला रहे थे, जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो मूवमेंट चला रहे थे किसके खिलाफ? निजाम के खिलाफ। क्योंकि निजाम था ये बहुत ही ओप्रेसिव बंदा था, ये जो राजा था ये बहुत ही गंदा था भाई, जनता को पीटता था, मारता था और अपनी मनमानी करता था हर जगह जाके, ठीक है। तो हैदराबाद के जो लोग थे उन्होंने निजाम का जो रूल था उसके खिलाफ फोर्स गैदर की और तेलंगाना का जो रीजन था जिसमें ये हैदराबाद आता था, हैदराबाद का जो किंगडम था ये आता था, तो तेलंगाना में जितनी भी पीजेंट्री थी, जितने भी किसान वगैरह थे, उनको सबसे ज्यादा ओप्रेस किया जाता था टैक्स वगैरह मांग के इस निजाम के द्वारा। उस पीजेंट्री ने इकट्ठा होकर मूवमेंट चलाई और इस मूवमेंट में कौन कौन लोग आ गए? इस मूवमेंट में वुमेन भी आ गई। वुमेन बोलती कि भाई ये जो निजाम है ये अपने गंदे गंदे रूल्स लागू करता है कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बुर्खा वगैरह पहन के रहना चाहिए, तो ये सब बातें वुमेन को पसंद नहीं है, वो भी मूवमेंट में घुस गई। उसके अलावा कौन घुस गए? कम्युनिस्ट लोग घुस गए। अब कम्युनिस्टों का तो तुम्हें पता ही है, उन्हें कोई राजा पसंद नहीं है, कोई ये सब पसंद नहीं है जो कि ज्यादा वेल्थ एक्वायर करे। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि पूरा जो समाज है उसमें बराबरी आ जाए, और जो राजा था वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के बैठा था और जनता बेचारी भूखी मर रही थी, तो कम्युनिस्टों को भी पसंद नहीं है, वो भी मूवमेंट में घुस गए। और जो कांग्रेस वाले थे, हैदराबाद कांग्रेस, वो भी इसमें घुस गई और उसका तो घुसना जायज भी था क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने मूवमेंट को लीड करा और आज वो इंडिया की इंडिपेंडेंस में बड़ी लीडर बन गई है, तो कांग्रेस हैदराबाद इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांच थी। तो ये तो चाहेगी कि हम इंडिया को ज्वाइन कर ले और इस निजाम को जड़ से फेंक दें, तो इसने भी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। तो इन चारों पार्टीज ने मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो इन चारों पार्टीज ने मूवमेंट को ज्वाइन करा किसके खिलाफ? निजाम के खिलाफ। तब निजाम कोई ना कोई तो काम करेगा भाई, इतने चारों लोग, मतलब इतना बड़ा ग्रुप तुम्हारे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो निजाम क्या करेगा? तो निजाम था भाई राजा, इसके पास पूरी पावर थी, इसके पास मिलिट्री भी थी। तो राजा ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स जिसका नाम था रजाकार, ये छोड़ दी, अनलीश कर दी। किनके ऊपर? ये छोड़ दी उनके ऊपर जो मूवमेंट करने वाले लोग थे, जो कि प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे राजा के खिलाफ, इनके ऊपर छोड़ दी। और इन रजाकार से फिर मिलिट्री वालों को कह दिया कि तुम भाई जितना इन्हें मार सकते हो, तड़पा सकते हो, कुछ भी करो, बस इनका मूवमेंट बंद कराओ। अब ये रजाकार थे, ये मोस्टली मुस्लिम लोग थे और ये मुस्लिम लोग, अब राजा ने कह दिया कि नॉन मुस्लिम्स वगैरह इन्हें मारना है, तो इनका कम्युनल नेचर बन गया। कम्युनल यानी कि हिंदूज को मारना, और मुस्लिम हो तो हिंदूज को मारना, हिंदूज हो तो मुस्लिम को मारना। तो अभी मुस्लिम्स थे तो हिंदू को मारने की सोचने लग गए और इन्होंने पूरा जो हैदराबाद था, हैदराबाद को जो कि जितना भी किंगडम था, प्रिंसली स्टेट थी, उसमें जितने भी नॉन मुस्लिम्स उन्हें पर्टिकुलरली जाके अटैक किया, रेप किया, लूटा, उनको मायम भी किया। मायम यानी कि किसी भी इंसान को विकलांग बना देना भाई, हाथ पैर काट देना, ठीक है। तो विकलांग बना दिया भाई, उनको लूट लिया, वुमेन्स को रेप कर लिया
और पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स के साथ किया, क्योंकि भाई हैदराबाद में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मुस्लिम्स भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मुस्लिम्स को नहीं मारा, नॉन मुस्लिम्स को मारा सिर्फ। तो अब ये सब चीजें देख के कि भाई मास लेवल पे जेनोसाइड किया जा रहा है नॉन मुस्लिम्स का हैदराबाद में, तो इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसको मिल गया एक बहाना। उसको क्या बहाना मिलेगा कि भाई तुम सब लोग जो हो हैदराबाद वाले निजाम वगैरह, तुम ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं करते हो, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करते हैं, तो अब हम तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और हम इन लोगों को ह्यूमन राइट्स देंगे इंडिया में ज्वाइन करवा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन पोलो। सीयूईटी में बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो एक बार याद कर लेना ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चालू करती है, जिसके तहत क्या होता है, हैदराबाद को आजाद कराना होता है। हैदराबाद में अटैक करती है हमारी आर्मी, और वहां से जो रजाकार हैं, रजाकार इन्हें भगाती है, और जो निजाम है उसे भी भगाती है, और जो हैदराबाद है उसे इंडिया में ज्वाइन करा देती है। ठीक है, तो इंडिया में ज्वाइन करा देती है ऑपरेशन पोलो के तहत। ये कब किया जाता है, ये किया जाता है सितंबर 1948 को, और फिर निजाम सरेंडर कर देता है और हैदराबाद इंडिया के साथ मिल जाता है। तो ये स्टोरी थी कि भाई निजाम शुरुआत में इंडिया में नहीं मिलना चाहता था, उसने फिर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत 1 साल तक कोई फैसला नहीं लिया जाने वाला था, और 1 साल तक जितना भी ट्रेड और कॉमर्स का जो काम था वो चलते रहना था इंडिया और हैदराबाद के बीच में। लेकिन फिर इसी बीच में मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं लोग, और फिर जो रजाकार थे उन्हें जो निजाम था ये मूवमेंट करने वाले लोगों पे छोड़ देता है। लेकिन ये रजाकार जो थे ये मुस्लिम थे और इनका कम्युनल नेचर था, तो इन्होंने जो हिंदू लोग थे या फिर नॉन मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर बहुत बुरी संख्या में अटैक करा, रेप करा, लूटा, मायम किया। मायम यानी कि हाथ पैर काट के विकलांग बना देना। इन सब को देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ह्यूमन राइट्स का बहाना मिल गया, और वो हैदराबाद में अपनी आर्मी को लेके पहुंच गई, रजाकार को हरा दिया, निजाम को सरेंडर करवा दिया, और ये सब किया सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, तो हैदराबाद हो गया। उसके बाद अब पढ़ते हैं मणिपुर। तो ये बता रखा है कि 14 अगस्त 1947 को मणिपुर के जो महाराजा थे, मणिपुर के जो राजा थे, महाराजा थे, जिनका नाम क्या था, बोधा चंद्र सिंह। तो बोधा चंद्र सिंह नाम के मणिपुर के महाराजा थे, और इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन मैंने शुरुआत में बताया था, असेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया। असेशन क्या इंस्ट्रूमेंट होता था, जिसके तहत जो राज्य था उसको अबोलिश नहीं किया जाता था, इसे रखा जाता था। उसकी जो पावर्स थी उनको लिमिट कर दिया जाता था कि भाई तेरी जो एक्सटर्नल पावर है वो जो पावर होंगी वो इंडिया के पास होंगी, और तेरी जो इंटरनल पावर है, जो राजा में तेरे को कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना है कि नहीं, इलेक्शन करवाने है कि नहीं, ये सब तेरे हाथ में होगा। इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं होगा, बस एक्सटर्नल में इंडिया का रोल होगा। ठीक है, तो ये जो राजा था इसको भी रखा गया, और बोधा चंद्र सिंह राजी हो गया कि भाई मेरी राज गद्दी भी बच गई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ऐसा एक्शन भी कर लिया, और अब मैं टेंशन मुक्त हो गया, डिफेंस वगैरह सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब हो जाता है। मर्जर एग्रीमेंट फिर भी साइन नहीं होता। मर्जर एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके तहत राज्य को भी खत्म कर देते हैं, उधर डेमोक्रेसी आ जाती है। तो मर्जर एग्रीमेंट लागू नहीं हुआ। अब वो कराने की कोशिश थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन तो साइन करवा लिया, अब वो बोली कि मर्जर एग्रीमेंट और साइन करवा देते हैं और परफेक्ट डेमोक्रेसी ला देते हैं मणिपुर में। तब वो कैसे लाते हैं वो अब जानते हैं। ठीक है, तब जो राजा था बोध चंद्र सिंह मणिपुर का, इसको पब्लिक प्रेशर बहुत सारा झेलना पड़ा। पब्लिक प्रेशर किसके लिए, जो पब्लिक थी वो प्रेशर बनाने लग गई कि भाई इलेक्शंस करवा दो। इंडिया 1947 में आजाद हो गया, और अब तो तेरे पास तो इंटरनल सारी पावर्स भी इंडिया के पास भी नहीं है, तो इलेक्शन वगैरह कराने तेरे हाथ में है। तो इसको वो हो गया कि भाई 1948 चल रहा है, 1 साल हो गया तूने इलेक्शन नहीं करवाया, जल्दी से इलेक्शन करवा दे। तो भाई महाराजा को पब्लिक प्रेशर की वजह से 1948 जून में इलेक्शन कराने पड़े मणिपुर में, और मणिपुर पहली स्टेट बन गई, फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट इलेक्शन। यानी कि पूरे भारत में सबसे पहले जो आजाद भारत में इलेक्शन हुए थे वो मणिपुर स्टेट में हुए थे 1948 में, क्योंकि मणिपुर का जो राजा था वो इलेक्शन अपनी मर्जी से करवा सकता था, क्योंकि उसके पास इंटरनल पावर्स थी। ठीक है, और जो बाकी स्टेट्स थी उनके पास इंटरनल पावर्स नहीं थी। बाकी स्टेट्स की इंटरनल पावर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था, जो कि बनने वाला था 1950 में। और इसीलिए किसी भी स्टेट का जो इलेक्शन था वो 1951 से पहले नहीं हुआ, सिर्फ मणिपुर का हुआ 1948 में, और ये फर्स्ट स्टेट बनी इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली। ठीक है, फिर उसके बाद इस इलेक्शन से कंडक्ट होके आई लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा थी वो कंडक्ट होके आई लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारी डिबेट्स चली। डिबेट्स इस पे भी चली कि भाई इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए कि नहीं। डिबेट चली कि भाई जो इंडिया है उसको अपनी इंटरनल पावर्स भी दे दें, क्या इस राजा को हटा दिया जाए, क्या पूरी तरीके से डेमोक्रेसी ला दी जाए। इस सब पे डिबेट चली लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो कुछ लोग थे वो बोले कि हमें कर लेना चाहिए, कुछ लोग बोले कि हमें नहीं करना चाहिए।
ये नहीं वाले अदर पार्टीज में आते थे, और जो हाँ बोल रहे थे कि भाई मर्जर कर लेना चाहिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले जो कि मणिपुर में भी थे, उनका मानना था कि हमें मर्ज कर लेना चाहिए, हमें ज्यादा फायदे मिलेंगे और डेमोक्रेसी बनानी चाहिए, राधा को हटा दो। और अदर पार्टी वाले बोले कि भाई ये इंडिया के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें आजाद रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ऑटोनोमस रहना चाहिए और इसमें हमारा फायदा है। तो अदर पार्टी वाले ये सोच रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले ये सोच रहे थे। तो मणिपुर का आगे क्या किया जाता है ये अभी जानते हैं। तो फिर ये बता रखे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, अब ये सब जो चीजें चल रही थी कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट में है, अदर पार्टी सपोर्ट में नहीं है, इन सब चीजों के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोध चंद्र सिंह था, बोध चंद्र सिंह जो इनका राजा था, उसको एक जगह पे घुमाने ले गया और फिर उसको एक कमरे में बंद वगैरह कर दिया, ऐसे कुछ किया था। और फिर प्रेशराइज कर दिया, उस राजा को प्रेशराइज कर दिया कि भाई जब तक तू हमारा मर्जर एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा तेरे को नहीं छोड़ेंगे। उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया और जो राजा था उसने मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया, अपनी गद्दी छोड़ दी और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई मणिपुर में। इस तरीके से मणिपुर को इंडिया में ज्वाइन किया गया, मर्ज किया गया। और ये कब साइन किया गया? ये 1949 सितंबर में साइन किया गया। और ये सब चीजें जो मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया राजा ने, ये सब लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके पूछे बिना कर दिया। कि मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से तुमने पूछी हो कि भाई, राजा ने पूछी हो कि भाई मैं मर्जर एग्रीमेंट साइन करने वाला हूँ, साइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तुम्हारी क्या राय है? तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं पूछा, इस वजह से जो लोग थे, जो पब्लिक थी, उस पब्लिक में बहुत गुस्सा आ गया कि भाई हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे तो पूछा नहीं और राजा से जबरदस्ती प्रेशराइज वगैरह करके मर्जर एग्रीमेंट साइन करवा लिया। और वरना तो हमारे जो मणिपुर था वो ऑटोनोमस रहने वाला था, ऑटोनोमी में तुमने हमारे साथ गलत काम कराया वगैरह वगैरह। ये सब जो उधर की पब्लिक थी, मणिपुर की पब्लिक, वो सब सोचने लग गई और उसकी वजह से मणिपुर के लोगों में बहुत ज्यादा एंगर भी आया, रिसेंटमेंट भी आई, बहुत सारा गुस्सा आया इंडिया के टुवर्ड्स। और इस वजह से जो उस टाइम पीरियड पे, जो आजादी की टाइम पीरियड की जो बात थी, जो एंगर और रिसेंटमेंट था, उसका गुस्सा आज के टाइम पीरियड पे भी मणिपुर में देखा जाता है। आज के टाइम पीरियड पे मणिपुर में बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं इन सब मुद्दों पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सारा देख लिया, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। और अगर कुछ समझ ना आया तो एक बार वीडियो वापस देख लेना।